राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पुराने कांग्रेसी पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल के दिल्ली निवास पर पहुंचकर दिल्ली कांग्रेस की भावी रणनीति का संकेत दिया है। वहीं पूर्व सांसद पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल ने शॉल भेंट कर प्रियंका गांधी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नव नियुक्तों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया, जो देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट ने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को खत्म करने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी। याचिका में पक्षकार के तौर पर वो 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित भी हुए थे। इसी बीच शिक्षा विभाग ने उन्हें लेक्चरर पद से बर्खास्त कर दिया। वो राजनीतिक विज्ञान के सीनियर लेक्चरर हैं। हरियाणा के नूंह में जहां कुछ हफ्ते पहले सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, आज एक हिंदू संगठन द्वारा बुलाई गई शोभा यात्रा से पहले भारी सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई। हालांकि अधिकारियों ने जुलूस की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। असम राइफल्स ने त्रिपुरा के आशीगर, मंडई और पश्चिम त्रिपुरा में 13.25 लाख रुपए मूल्य का 265 किलोग्राम गांजा बरामद किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने का भरोसा जताया। चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार के बारे में पूछे जाने पर चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार आगामी चुनाव में निर्वाचित होने जा रही है और सरकार में और मंत्री जोड़े गए। G20 शिखर सम्मेलन से पहले 400 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी, जिनमें से कुछ का उपयोग DTC बेड़े में शामिल होने से पहले कार्यक्रम के लिए भी किया जाएगा। मुंबई में विपक्षी दल इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। जानकारी के मुताबिक यह 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की बैठक दिल्ली में समूह के लिए एक केंद्रीय कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। वह प्रयोग करना शुरू कर दिया है और मूल्यवान डेटा को इसरो मुख्यालय में भेजा जा रहा है। चंद्रमा की सतह पर उतरने के कुछ दिनों बाद भारत का चंद्रयान 3 कड़ी मेहनत में जुटा हुआ है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में स्वर्गीय एनटी रामाराव के शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्गीय एनटी रामाराव ने तेलुगु फिल्मों के माध्यम से भारतीय सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध किया है। उन्होंने अपने अभिनय से रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्रों में जान फूंक दी। उन्होंने कहा कि एनटीआर ने अपने अभिनय के माध्यम से आम लोगों के दर्द को भी व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कहा कि एनटीआर की लोकप्रियता एक लोक सेवक और नेता के रूप में भी उतनी ही व्यापक थी। उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व और कड़ी मेहनत से भारतीय राजनीति में एक अनोखा अध्याय रचा। उन्होंने कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। स्वर्गीय श्री नंदमूरी तारक रामा राव जी को लोग स्नेह और सम्मान के साथ एनटीआर के नाम से याद करते। इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उनकी स्मृति को मैं शत नमन करती हूँ। स्वर्गीय श्री एनटी रामाराव जी की स्मृति में उनकी आकृति से युक्त सिक्का प्रस्तुत करने के लिए मैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सराहना करती हूँ। डॉक्टर पुरेंद्रश्री जी ने इस स्मृति समारोह से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया है। मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। स्वर्गीय रामाराव जी की पुत्री के रूप में डॉक्टर पुरेंद्रश्री जी एक असाधारण विरासत की उत्तराधिकारी है। देवियों और स्वजनों, स्वर्गीय श्री एनटी रामाराव जी ने तेलुगु फिल्म के जरिए भारत सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध बनाया है। उन्होंने रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्र को
अपने अभिनय से जीवंत रूप प्रदान किया है। उनके द्वारा अभिनीत प्रभु श्री राम, श्री भगवान श्री कृष्ण के चरित्र इतनी सजीव बन पड़ी थी कि लोग रामा राव जी को पूजने लगे थे। तिरुपति में भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का दर्शन करने के बाद बहुत से लोग चेन्नई, जो तो मद्रास कहलाता था, जाकर श्री एन.टी. रामाजी जी को दर्शन करते थे। ऐसा इसलिए था कि एन.टी.आर. ने भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का अभिनय अपनी फिल्म में किया था। स्वर्गीय श्री रामाराव जी अपने भवन की बालकनी से उनका अभिवादन स्वीकार करते थे। उनसे जुड़े ऐसे बहुत से अनूठे उदाहरण सुनने को मिलता है। मुझे बताया गया है कि एक फिल्म में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन और कर्ण तीनों भूमिकाओं से अद्भुत अभिनय की है। उन्होंने सामान्य लोगों के दुख दर्द को भी अपने अभिनय से अभिव्यक्त किया था। अपनी एक फिल्म मोनुसुलु अन्ना वोकट्टे यानी सभी मनुष्य एक समान है के द्वारा उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता का संदेश प्रसारित किया था। ये आदर्श सभी देशवासियों के लिए सदैव प्रासंगिक है। एक अभिनेता के रूप में उनकी लोकप्रियता एक जनसेवक और नेता के रूप में भी उतनी ही व्यापक बनी रही। उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व और कर्मठता के बल पर भारतीय राजनीति के एक अनोखा अध्याय और शुरू किए थे। उन्होंने जन कल्याण के अनेक कार्यक्रम चलाए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। इस समारोह के आयोजन के लिए एक बार फिर मैं वित्त मंत्रालय की टीम को तथा डॉक्टर पुरेंद्र जी को सराहना करती हूँ। स्वर्गीय श्री एन.टी. रामाराव जी के विलक्षण व्यक्तित्व की स्मृतियाँ देशवासियों, विशेषकर तेलुगु भाषावासियों के हृदय में सदैव अंकित रहेंगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नव नियुक्तों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए और इस अवसर पर उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया, जो देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने नए जवानों को उनके शामिल होने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आप सभी को इस अमृत काल में भारत के लोगों के अमृत रक्षक बनने के लिए बधाई देता हूँ। आजादी के इस अमृत काल में देश की आजादी के और देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैंने आपको अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सेना में आकर, सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर, पुलिस सेवा में आकर हर युवा उसका सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने और इसलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है। इसलिए आपकी जरूरतों के प्रति भी हमारी सरकार बहुत गंभीर रही है। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है।
पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। पिछले वर्ष भी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में सैकड़ों आदिवासी युवकों की नियुक्ति की गई थी। इन्हें नियमों में छूट देकर सुरक्षा बल में भर्ती पाने का अवसर दिया गया ताकि विकास की मुख्य धारा से जुड़े रहें। इसी तरह बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और उग्रवाद प्रभावित जिलों के युवाओं के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कोटा बढ़ाया गया है। सरकार के प्रयासों से अर्धसैनिक बलों को लगातार मजबूती मिल रही है। साथियों, देश का विकास सुनिश्चित करने में आपके दायित्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुरक्षा का वातावरण, कानून का राज विकास की रफ्तार को तेज कर देता है। साथियों, अर्धसैनिक बलों में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा करने के साथ साथ आप सीखते रहने की प्रवृत्ति को भी बनाए रखें। आप जैसे कर्मयोगियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर 600 से ज्यादा अलग अलग कोर्सेज उपलब्ध है। सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप सब भी इस पोर्टल से पहले दिन से ही जुड़ जाइए और पहले दिन से तय कीजिए मैं ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज करूं, ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट कोर्स करूं, ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट प्राप्त करूं। और आप देखिए, जो सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, आपके जीवन में उत्तम से उत्तम ड्यूटी करने के लिए है। एक श्रेष्ठ अफसर बनने का सामर्थ्य उसमें पड़ा हुआ है। साथियों, आपका क्षेत्र यूनिफॉर्म की दुनिया का है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, फिजिकल फिटनेस में जरा भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ये आपके विभाग में काम करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज जनपद शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावितों से भेंट एवं राहत सामग्री वितरण की गई। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में राज्य के 21 जिलों के 721 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें हम युद्ध स्तर पर राहत सामग्री लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 45,900 से अधिक सूखा राशन किट वितरित किया गया है। हमने जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था की, वहीं स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट किया गया है। प्रदेश के अंदर आपदा के समय में प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की संवेदना और सभी पीड़ित परिवारों को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि डबल इंजन की सरकार आपदा के इस समय में आपके साथ खड़ी है। हर संभव सहायता आप सभी लोगों को करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, ऐसे ही प्रदेश के हर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, लाई चना 5 किलो, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, बरसाती और डिग्निटी किट, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही हर संभव सहायता स्वास्थ्य से संबंधित हो, पशुओं के चारे से संबंधित हो या फिर एंटी स्नेक वैनम यानी सांप के काटने पर जो वैक्सीन दिया जाना है वह तत्काल हर सीएससी में उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में कराए गए हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। मैंने जिला प्रशासन से पहले ही कहा है कि वह ये बात सुनिश्चित करें कि जन हानि पर तत्काल पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से राहत राशि तत्काल उपलब्ध हो जानी चाहिए। पशु हानि पर भी मुआवजे की राशि संबंधित परिवार को तत्काल मिल जानी चाहिए। और इसके अलावा मकान क्षतिग्रस्त होने पर नया आवास बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में उस परिवार को आच्छादित करने की कार्रवाई हो। जो मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें मुआवजा की कार्रवाई हो। पहली बार सर्पदंश हो या किसी जंगली जानवर के कारण मानव हानि पर, जनहानि पर आपदा राहत की श्रेणी में उसे उत्तर प्रदेश सरकार लाई है और उसको भी 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाने
के निर्देश दिए गए हैं। फसल का नुकसान इस बाढ़ में ज़्यादा हुआ है, इसके लिए तत्काल इसका सर्वे करने और उसका सर्वे की रिपोर्ट तत्काल शासन को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सभी पीड़ित किसानों को, प्रभावित किसानों को वहां पर सरकार की ओर से मुआवजा उपलब्ध करवाया जा सके। बाढ़ बचाव के लिए आपके शाहजहांपुर में एक और गंगा नदी में और दूसरी तरफ यहाँ पर काली नदी में के कारण ये सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं और बाढ़ की समस्या से कहीं रामगंगा, कहीं काली नदी के कारण, कहीं गंगा नदी के कारण वर्तमान में बाढ़ की इस स्थिति से लोगों को उसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग को इसके स्थायी समाधान के लिए भी एक उपाय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उत्तराखंड द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने रक्षाबंधन पर्व की विशेषता बताई और कहा कि इस वर्ष का रक्षाबंधन विशेष है क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कदम रखा है। उन्होंने कहा कि अब बेटी और बेटों में कोई अंतर नहीं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। सीएम धामी ने कहा कि आज देश के अंदर हर क्षेत्र में हमारी बहनें बेटियां आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर सभी हमारी प्रदेश की पदाधिकारी बहनें, सभी जिलों से आई हुई, जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री, हमारे सभी पदाधिकारियों में से हमारी सभी जो बहनें यहाँ पे पहुंची हैं। ये रक्षाबंधन का त्योहार हमारे लिए बहुत ही, हमारे लिए पौराणिक महत्व भी रखता है, सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। तमाम सारी मान्यताएं इस त्योहार से जुड़ी हुई है और इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है वो हमारे लिए बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है कि इस बार हमारा जो चंद्रयान जो चंद्रमा पर पहुंचा है, दक्षिणी ध्रुव में पहुंचा है, तो उस चंद्रयान को चंद्रमा में पहुंचाने में जो अनुसंधान किया गया है, जो खोज की गई है, वैज्ञानिक उसमें काम कर रहे हैं, जो आविष्कारक काम कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी जो संख्या है वो महिलाओं की है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब वो समय आ गया है जिसमें पहले ये सब भेद होता था कि बेटी है, बेटा है, और बहुत सारी जगह पर बेटी पैदा होती थी तो लोग जो है निराश हो जाया करते थे, उत्सव नहीं मनाते थे। माने माँ भी दुखी, जो पैदा करने वाली माँ भी दुखी, उसकी दादी भी दुखी, घर में एक प्रकार से ऐसा लगता था कि जैसे कोई आया ही नहीं। इस सब को बदलने का काम किसने किया? आज बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह अभियान देश के अंदर मोदी जी ने शुरू किया। आज देश के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में आप हमारी बहनें, हमारी बेटियां, नारी शक्ति, हर जगह पर आज राजनीति का क्षेत्र देखिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, पत्रकारिता का क्षेत्र देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, सेना में देख लीजिए, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा। और खुशी है हमको कि आज उत्तराखंड के अंदर हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है हर क्षेत्र में। और इतना परिश्रम उन्होंने हमेशा से किया है, हमेशा से वो आगे रही है। लेकिन अब जिस प्रकार से हमारे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, सशक्त बहना योजना हम लेकर आए, मैंने देखा कि उसमें जो स्टॉल, यहाँ पर कुछ स्टॉल सचिवालय में लगे हुए, और उन स्टॉलों को मैंने देखा इतनी शानदार उसमें राखियां बनाई हैं, खिलौने, घरों में रखने वाले सामान, अभी जो मिलेट्स के सामान, खाद्य पदार्थ हैं, एक से अचार इतना अच्छा। बस यही कहा कि हमने कहा कि हमको इस क्षेत्र में एक मॉडल बनाना है। जैसे मैं हर जगह कहता हूँ कि हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड को बनाना है। हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि विकल्प रहित संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमारी बहनों की बहुत बड़ा योगदान है और आप सब लोग
उसके लिए हम लखपति दीदी योजना भी लाए हैं। आपने देखा होगा, अभी 1,25,000 बहनों को लखपति बनाने का भी हमने संकल्प लिया है। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए आप सब लोग जैसे पहले से अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना सहयोग लगातार प्रदान करते रहे हैं। आगे भी भविष्य में आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं इसी तरह प्राप्त होती रहेगी। और आप सबको देखकर निश्चित रूप से मैं बहुत ज्यादा अपने को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता हूं जब भी आप सब लोगों को देखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब निश्चल हैं। मैं जानता हूं कि आप सबका जो प्रेम है, आप सबका स्नेह है, वो निश्चल है। वो हमेशा हमको पथ पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। आगे भी आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा। पुनः एक बार मैं अपनी सभी बहनों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बधाई देता हूं और आप सबके यहाँ पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। दिल्ली में भविष्य के नेताओं का निर्माण कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्र सलाहकार बोर्ड के निर्वाचित छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान आप मंत्री आतिशी ने अपने संबोधन में कहा कि हम पिछले 8 सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वादे को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने का वादा किया था और बीते सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। So many congratulations to all the students. स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगी। हम पिछले 8 साल से दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर बनाने में प्रयास कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का एक कमिटमेंट था जब वो चीफ मिनिस्टर बने कि दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो एक अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो एक गरीब परिवार से आता हो, उसे बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। और पिछले 8 साल से आप लोगों ने भी देखा है कि स्कूल्स में बहुत बड़ा चेंज आया है, चाहे स्कूलों की साफ सफाई हो, बिल्डिंग्स हो, डेस्क्स हो, जिस तरह से टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। लेकिन फिर भी काफी चेंज आने के बाद, क्योंकि अक्सर हमें भी कई बारी प्राइवेट स्कूल्स के प्रोग्राम्स में इनवाइट किया जाता था, हम उनका एनुअल डे देखते थे या वहां के बच्चों से इंटरैक्ट करते थे, तो एक चीज मेरे मन में ये रहती थी कि चाहे हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल से बेटर रिजल्ट लेके आ रहे हैं, चाहे उनका आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, जेई क्लियर कर रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स में। मैं आज एक बात ये जरूर कह सकती हूँ, आज सारी स्टूडेंट्स की बात सुनकर मैं ना सिर्फ अपनी तरफ से पर पूरे दिल्ली वालों की तरफ से कह सकती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं है। और ना सिर्फ जो आप लोगों ने जिस कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रखा है, जिस समझदारी से आप लोगों ने अपनी बात को रखा है, जो विजडम आपके एक्सपीरियंसेस से निकल के आया है, जो आपने शेयर किया, जो आपके चैलेंजेस थे, तो ये बात तो मैं अब बहुत खुशी के साथ और पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि जो हमें पहले लगता था कि क्या कहीं पे हमारे स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं, आज मुझे इस बात पे 100% भरोसा है कि हमारे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स से भी आगे निकल गए हैं। ये आज आपके स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड की पूरी टीम ने हमें दिखा दिया। एक और चीज जो मैं अक्सर सोचती थी, इवन बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, एमएलए बनने से पहले, मिनिस्टर बनने से पहले मैंने बहुत साल एजुकेशन में काम किया, लेकिन मेरे स्कूल के दौर में और आपके स्कूल के दौर में एक चीज जो बिल्कुल बदली है, वो है कि अब हर बच्चे के हाथ में, हर एडल्ट के हाथ में एक मोबाइल फोन आ गया है। और उस मोबाइल फोन पे जब आप गूगल पे कुछ भी टाइप करते हैं, जो इंफॉर्मेशन मेरी जनरेशन को ढूंढने में घंटों और दिनों और हफ्ते लग जाते थे, वो आप सबको 30 सेकेंड्स में अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए अब बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि जो हम अपने सब सब्जेक्ट्स में सीख रहे हैं, जो हम इतनी इंफॉर्मेशन सीखते हैं, याद करते हैं, टेस्ट्स में हम उसको आगे वो करते हैं, तो ये तो सवाल कई बार मेरे मन में भी उठता है कि हम क्यों इतनी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्यों ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, क्यों हम ये सब पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो रियल लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, उसके बारे में स्कूल में कोई बात नहीं होती है। कई बारी हम जिसके साथ काम करते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, कई बारी हमारे उनके साथ झगड़े हो जाते हैं। हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे कॉलीग्स के साथ कई बारी हम काम कर पाते हैं, कई बारी हम नहीं कर पाते। लेकिन 14 साल की स्कूली जिंदगी में कोई भी इनके बारे में बात नहीं होती। हमें सब कुछ पता चल जाता है कि छोटा नागपुर में क्या मिनरल्स हैं, किस रबी में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व
करना हमें नहीं सिखाया जाता। सो आई थिंक ये जो हम स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड के माध्यम से जो प्रयास हो रहा है, एंड क्लियरली एक सक्सेसफुल प्रयास है, कि मुझे लगता है कि स्कूलिंग में शायद पहली बार स्टूडेंट्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका दिया जा रहा है और इन प्रॉब्लम्स पे खुद डिसाइड करने का, खुद सॉल्यूशंस निकालने का, और चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, जो उसमें चैलेंजेस हैं उन्हें खुद एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जा रहा है। पिछले दिनों दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के द्वारका विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में कथित तौर पर मध्याह्न भोजन खाने के बाद कुछ छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले को लेकर अब दिल्ली भाजपा दिल्ली सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में आज दिल्ली भाजपा की ओर से जनरल सेक्रेटरी कमलजीत सहरावत के नेतृत्व में द्वारका विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में दिल्ली भाजपा के नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। दिल्ली बीजेपी ने मांग करते हुए कहा कि ये गंभीर जांच का विषय है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो माता पिता जब बच्चे घर नहीं पहुंचते तो वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। 15 दिन के अंदर ये दूसरी घटना है। आप सबको याद होगी नगर निगम के स्कूल में भी अभी 12 दिन पहले ये घटना हुई, वहाँ पे 58 बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया। तो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसी बात पर आज जवाब लेने के लिए हम विनय मिश्रा जी के घर पर आए थे कि वो हमें बताएं कि ठेकेदारों के खिलाफ जो स्कूल के कॉन्ट्रैक्टर हैं मिड डे मील के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, जिसका जवाब देने के लिए दिल्ली सरकार के विधायक और खुद केजरीवाल तैयार नहीं है। जी, वो बिल्कुल नहीं मिले हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। आज भी हम उनके घर में मैसेज छोड़कर जा रहे हैं कि ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक कि जनता के सेटिस्फैक्ट्री स्टेप उठाए जाने का एक एश्योरेंस नहीं मिल जाता है और इन जो हमारे मिड डे मील के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है। आप जो कहते थे आपका शिक्षा मॉडल सबसे बेहतर है, माता पिता का कहना है कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे और भेजेंगे तो उनको खाना खाने के लिए मना करेंगे। उस गरीब के बच्चे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी कि उन्हें मिड डे मील दिया जाए, लेकिन उसकी क्वालिटी की देखरेख करना दिल्ली सरकार का काम है। कोई टीचर उस खाने को पहले इसका मतलब चेक नहीं कर रही है जो सीधा बच्चों को दिया जा रहा है। इस तरह घोर लापरवाही का काम यहाँ पर हो रहा है और इसके लिए ही हम आज यहाँ आवाज़ उठाने आए हैं और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम अपनी इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। जिस तरह से बच्चों को मिड डे मील के अवसर पर जहर परोसा गया और एक एक करके बच्चे बेहोश होते गए, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और सारे माता पिता घबरा गए, हजारों लोग इकट्ठे हो गए और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लगाए और यहाँ के विधायक विनय मिश्रा के, तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। मेरी मुलाकात हुई है, उन लोगों से बातचीत हुई है, सब में डर था, उनको सांत्वना दी और बच्चे आज की तारीख में स्कूल में जाने से घबरा रहे हैं। माता पिता घबरा रहे हैं कि स्कूल भेजें कि नहीं भेजें और इतना डर है कि स्कूल में जाएंगे भी तो मिड डे मील को हाथ लगाएंगे भी नहीं लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बुरी तरह से लोगों को तंग कर रखा है। दिल्ली में मिड डे मील के नाम पे उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, 300-400 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं और जिस तरह की हालत वहाँ पर कर दी गई है उसका हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी नारायणा में भी ये काम हुआ है और अभी यहाँ डाबड़ी में भी ये काम हुआ है। वहीं आप विधायक विनय मिश्रा ने दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मध्याह्न भोजन प्रदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। घटना में दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको एक बात निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि इसमें लापरवाही पाई जाएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने जी कंपनी कौन सी थी और कितने समय से उससे कॉन्ट्रैक्ट था? देखिए, ये डाबर कंपनी से डायरेक्ट उन्होंने लिया था। जो हमारे पास अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इनिशियल रिपोर्ट आई है, डाबर कंपनी से उन्होंने डायरेक्ट जो है लिया था। तो इसमें डाबर कंपनी से भी हम लोग जवाब मांग रहे हैं। जो इन्होंने हमें कुछ रिपोर्ट दी है, हम डाबर से भी उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये सब जांच का विषय। देखिए, जांच के अगर बारे में मैं कुछ कहूंगा तो मुझे उसके साथ छेड़छाड़ होगी। मैं आपको बताता हूँ, मात्र 2 बच्चे रात को एडमिट हुए थे, बाकी सारे बच्चे जांच करा के 1-1.5 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रहे। उसके बाद पेरेंट्स खुद ही उनको अपने अपने घर ले गए। मात्र 2 बच्चे रात भर अस्पताल में रहे थे, जो सुबह जिनकी छुट्टी हो गई। और दूसरा जो एकदम अफरा तफरी ऐसा हो गया क्योंकि बच्चे हैं। अब बच्चों ने जैसे सुना, उनके पेरेंट्स ने जैसे सुना, तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि तूने ही पिया है, तूने ही पिया, तो जांच एक बार करा ले। हमने जो कंपनी को जो नोटिस दिया था 48 आवर्स का दिया था, उसका वो आज जवाब दे देंगे। और जो हमारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो डीडी साहब कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में रिपोर्ट देंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।